अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें सबसे पहले आपने फ्लूइड की डेफिनेशन देखनी है कि बेसिकली फ्लूइड क्या है। डायनेमिक्स तो आपने पढ़ रखा है, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, डायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में आपने ये चीज़ पढ़ी थी, उसे थोड़ा अंडरस्टैंड किया था कि ये क्या होता है। फ्लूइड एक ऐसी चीज़ होती है, याद रखिएगा, जो फ्लो कर सके। आप कहेंगे आ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड। मतलब फ्लूइड एक ऐसी चीज़ है जो फ्लो कर सके। फ्लो का मतलब है जो बह सके। तो आपको पता है सबसे कॉमन एग्जांपल आपके जहन में पानी की आएगी कि इसमें अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो पानी है जो बह सकता है, गैस है, इसके अलावा लिक्विड्स हैं। अब वो लिक्विड्स जो हैं कोई भी हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकता है, हनी भी हो सकता है, आपकी मिट्टी का तेल हो सकता है, ब्लड हो सकता है। ये सारे आपको पता है लिक्विड्स में आते हैं, ये सारे फ्लो कर सकते हैं। गैस भी फ्लो कर सकती है। यानी हर टाइप का लिक्विड और गैस जो है वो बेसिकली क्या है, फ्लूइड्स हैं। डायनेमिक्स क्या है, मूव करते हुए। एक स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था जो रेस्ट पे होता था, एक डायनेमिक पढ़ा था जो मूव कर रहा था। अब हम ऐसे फ्लूइड को बेसिकली डिस्कस करेंगे जो क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। यहाँ पे इसका मतलब हमने फ्लूइड पढ़ा तो यहाँ पे दो तरह के फ्लूइड आएंगे। एक आपके पास आएगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप क्या कहेंगे, फ्लूइड विच इज एट रेस्ट। यानी आपका फ्लूइड स्टैटिक या स्टैटिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो बेसिकली क्या हो, रेस्ट पर हो। इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, हनी इन अ जॉर्क। मतलब किसी डब्बे में या किसी बर्तन में जो आपका शहद पड़ा हो, वो क्या है। अब वो भी बेसिकली शहद जो है वो भी एक फ्लूइड है, वो भी बह सकता है, फ्लो कर सकता है, लेकिन वो रेस्ट पर है। दूसरा आप एग्जांपल लेंगे फिर यहाँ पे किसकी, अगर एक स्टैटिक्स है तो दूसरा डायनेमिक्स होगा। डायनेमिक्स फ्लूइड, इसकी एग्जांपल आप क्या कहेंगे, फ्लूइड विच कंसर्न विद फ्लूइड इन मोशन। डायनामिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होगा जो ऐसे फ्लूइड को डिस्कस करेगा या डील करेगा जो मोशन पे हो। जैसे पानी जो है बह रहा है, तो अब आपका वो फ्लूइड ही है बेसिकली, जो बह रहा है पानी। लेकिन अब वो मूव कर रहा है तो वो डायनामिक फ्लूइड होगा, या डायनामिक फ्लूइड या फ्लूइड डायनामिक्स होगा। और स्टैटिक फ्लूइड आपका वो फ्लूइड होगा जो आपका क्या हो, रेस्ट पर हो। और फ्लूइड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, वो चीज़, वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सके वो फ्लूइड कहलाता है, चाहे वो गैस हो या आप कह सकते हैं वाटर वगैरह या कोई भी लिक्विड हो। और डायनामिक फ्लूइड में आप क्या एग्जांपल लेंगे, ब्लड की ले सकते हैं जो व्हील्स में वैसे बेसिकली नसों वगैरह में घूम रहा है। इसके अलावा आप गैस की ले सकते हैं जो सिलेंडर में है। अब सिलेंडर में जो गैस होती है वो कंटिन्यूसली जो दीवारें होती हैं सिलेंडर की उनसे टकरा रही होती हैं, मूव में ही होती है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपके पास आएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये क्या चीज़ है, आपने याद रखना है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है स्टडी को, फ्लूइड जो स्टैटिक्स में हो या डायनेमिक्स में हो। आप लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स
और डायनेमिक्स फ्लूइड। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी वो ब्रांच है फिज़िक्स की जो स्टडी करती है और डील करती है कैसे फ्लूइड्स को दो तरह के, जो रेस्ट पर हो या जो मूव कर रहा हो। रेस्ट और मूव की हमने एग्जांपल पढ़ ली, फ्लूइड की भी एग्जांपल पढ़ ली। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्लूइड हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्यों है। अब देखें फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा फ्लूइड में गैस भी आ रही है, इसके अलावा आपका लिक्विड भी आ रहा है। लिक्विड में अब पानी आ जाता है तो पानी हम पीते हैं, और गैस में एयर आ जाती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं। इसका मतलब जो फ्लूइड है हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेस्ट पे हो या मोशन पे हो। इसके अलावा फ्लूइड आपको पता है गाड़ियों में यूज़ होता है, सिलेंडर की हमने एग्जांपल ली तो सिलेंडर में जो गैस होती है उसमें यूज़ होता है। टायर में हवा के तौर पे यूज़ होता है। आपके जिस्म के अंदर आपको पता है ब्लड है तो वो भी एक फ्लूइड है, वो भी मूव कर रहा है। इसका मतलब जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस रखता है हमारी डेली लाइफ में या हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन पे। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम इसका टॉपिक करेंगे, जो इसका 6.1 टॉपिक है। 6.1 ये है विस्कॉस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, विस्कॉस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, तीन चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहले विस्कॉस पे आ जाएंगे। विस्कॉस क्या है? विस्कॉस याद रखिएगा, अगर देखें आप हनी बी को बर्तन में से नीचे की तरफ गिराएं तो आपको वो गिरते हुए नज़र आएगा कुछ, लेकिन आप देखेंगे कि उसे कोई चीज़ होगी जो रोक भी रही होगी, पीछे खींच रही होगी, जैसे लेस टाइप या कोई चिपचिपा टाइप चीज़ आपको फील होगी कि उसे रोक रही है गिरने से। इसके मुकाबले में अगर आप पानी को बर्तन से गिराएं तो वो बड़ी तेज़ी के साथ फ़ौरन गिर जाएगा, लेकिन उसमें भी आप देखते हैं जब सारा पानी गिर जाता है पीछे जो थोड़ा पानी रह जाता है वो कतरों की सूरत में गिर रहा होता है। इसका मतलब ये जो पानी है या जो हनी बी है बेसिकली ये लेयर्स की कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर से गुजर के निकलता है। जैसे समुंदर की लहरें आप देखते हैं, पता चलता है एक दूसरे के ऊपर से होकर आ रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा होता है। तो बेसिकली विस्कोस क्या चीज़ है? अब विस्कोस वो फोर्स है जो रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ को, एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर से गुजरने के लिए। मतलब पानी की एक लेयर जो दूसरी लेयर के ऊपर से गुजर के बाहर निकलेगी या मूव करेगी, या हनी बी की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से गुजर के निकलेगी, वो फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी ना उनको, उसे आप कहते हैं विस्कॉस। या आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये इंटरनल फ्रिक्शन होती है बिटवीन टू लेयर्स। के फ़र्ज़ करें ये पानी की दो लेयर्स हैं, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है। अब ये जो लेयर है और ये जो ऊपर लेयर, इन दोनों के दरमियान में जो फ्रिक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? विस्कॉस कहेंगे, क्योंकि पानी ने, ऊपर वाली लेयर ने नीचे वाली लेयर से गुजर के बाहर निकलना है या मूव करना है। अब जाहिर सी बात है पानी को अगर हम हाथ लगाएं तो देखें वो हमारे सिर्फ जो जिल्द होती है उसे गीला करता है। शहद को अगर हम हाथ लगाएं या अल्फ़ी को हाथ लगाएं तो देखें वो हमारी जिल्द को क्या कर देते हैं? चिपचिपा कर देते हैं। यानी हैं दोनों ही लिक्विड, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इसमें कोई ऐसी चीज़ मिक्स नहीं है जो हमारी जिल्द को क्या करें, एक दूसरे के साथ जोड़ दे। अल्फ़ी में अगर आप दो उंगलियों के दरमियान अल्फ़ी लगाएं तो वो आपकी उंगलियों को जोड़ देती है। मीन्स उनमें देखें फ्रिक्शन ज़्यादा है, अब वो एक लेयर दूसरी लेयर को गुजरने नहीं दे रही। इसी तरह हनी बी में आप देखते हैं वहाँ भी ये होता है, लेकिन पानी में कम होता है। यानी दो लेयर्स के दरमियान, फ्लूइड की दो लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसे आप क्या कहेंगे? विस्कॉस। इसकी डेफिनेशन लिख लें। इट इज़ द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट layers of flowing fluid। यानी बहते हुए फ्लूइड में जो उनकी लेयर्स होंगी, जैसे मैंने पानी की एग्जांपल आपको दी, उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी बेसिकली गुजरने के लिए वो एक दूसरे को जो रोकेंगी या जाने देंगी, उस चीज़ को आप बेसिकली क्या कहेंगे? विस्कॉस कहेंगे। अब जो विस्कॉस है आपने याद रखना है, इसे नोटेशन दी जाती है ग्रीक वर्ड से। ये आपको एन नज़र आ रहा है लेकिन ये एन नहीं है, इसे कहेंगे ईटा। ये एक ग्रीक वर्ड है, आपने याद रखना है। ग्रीक यानी यूनानी लफ्ज़ है ये। इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्टोक्स ने बेसिकली इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था कि वो जो फोर्स होती है एफ, वो बराबर होती है 6 पाई ईटा
देन आपके पास आ जाता है आर एंड वी, और ईटा अगर आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है तो एफ डिवाइडेड बाय 6 पाई r इंटू वी आएगा। यहाँ तक हो सकता है आपको विस्कोसिटी या विस्कॉस जो है समझ आ गया होगा। अब हर मटेरियल के लिए विस्कॉस या विस्कोसिटी होती है डिफरेंट, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में टेम्परेचर पढ़ा था, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी भी डिफरेंट होगी। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर एयर है आपके पास, ये मटेरियल है, ये इसकी विस्कोसिटी है। अब आपने याद रखना है एयर है तो उसकी विस्कोसिटी 0.019 है, देखें कितनी कम है, विस्कोसिटी बहुत कम है, यानी हवा की एक लेयर दूसरी लेयर को फ्रिक्शन बहुत कम देती है गुजरने के लिए, देती है लेकिन देखें बहुत कम। इसके बाद आपके पास आ जाता है मेथनॉल। मेथनॉल के लिए है 0.295। आप वाटर की एग्जांपल ले लें अगर, तो वाटर के लिए ये आती है 0.801, देखें ये भी कम है। इसके अलावा आप देख लें किसकी, ग्लिसरीन की, इसके लिए है 6.29, ये भी देखें काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह हर मटेरियल के लिए जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ईटा की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये था बेसिकली आपका विस्कोसिटी या विस्कॉस। नेक्स्ट देखें इसमें क्या आएगा आपके पास, अगर ईटा की हम डायमेंशन निकालना चाहें तो हम इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। देखें हमारे पास डायमेंशन में यहाँ पे क्या है, फोर्स है, वो हमें पता है न्यूटन में होती है, आर हमें पता है रेडियस है, और वी हमें पता है क्या चीज़ है, वेलोसिटी है। अगर इसकी यूनिट हम निकालना चाहें यहाँ पे, एन इज़ इक्वल टू, हमें पता है एफ की जगह आएगा न्यूटन एन, नीचे आपके पास 6 और पाई दोनों कांस्टेंट हैं, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, रेडियस की जगह मीटर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जगह आता है ms-1। आगे से सॉल्व करें तो हमारे पास ये m का स्क्वायर और ये माइनस है ऊपर आके प्लस हो जाएगा। आगे न्यूटन को सॉल्व आउट करें तो हमें पता है जो फोर्स होती है वो एम ए होती है, m मतलब kg मैस, a मतलब एक्सलरेशन, ms-2, और एक एस हमारे पास पहले से यहाँ ऊपर आ चुका है, ये एस है, ठीक है, नीचे m का स्क्वायर। अब ये एक m इस m से कट जाएगा, यहाँ -2 है, यहाँ आ जाएगा आपके पास के जी एस की पावर -2 + 1, नीचे आपके पास सिर्फ एक m बचेगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा के जी, जो -1s ऊपर बचेगा उसे नीचे ले आए तो ये चीज़ आपके पास इसकी क्या आ जाती है, यूनिट्स आ जाती हैं ईटा की। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, फर्दर आप इसे लिख सकते हैं के जी, एम को ऊपर ले आए, -1s को ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा। ये विस्कोसिटी या ईटा की बेसिकली क्या है आपके पास, यूनिट है। इसकी अगर इसी से आपने डायमेंशन निकाल ली है तो आपको पता है केजी की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम। मीटर की क्या होती है, एल। -1 है तो इसी तरह टी है तो -1। ये इसकी डायमेंशन आ गई आपके पास। डायमेंशन और यूनिट निकालने के बाद आपने आगे देखें इसमें क्या देख लेना, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देखें इसमें आप क्या देखेंगे, आपने एक्सप्लेनेशन इसमें ये देखी, वो फ्लूइड जो आसानी से फ्लो ना करे तो आप कहोगे कि जो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या है, लार्ज है। यहाँ लिख देते हैं लार्ज कोफिशिएंट ऑफ ईटा मीन विस्कोसिटी, मीन्स वो फ्लूइड आपका जो आसानी से फ्लो ना करे, जैसे हनी भी आपको पता है आसानी से फ्लो नहीं करता, आप उसे उल्टा करते हैं बड़ी देर लगा के सारा खाली होगा बर्तन में से, ऐसा ही होता है क्योंकि उसमें देखें जो फोर्स होती है बेसिकली उनकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो यानी उसमें जो विस्कोसिटी की वैल्यू आएगी ईटा की वो होगी लार्ज। इसमें सबसे आसान एग्जांपल ही आपकी हनी बी की बनती है, हनी की बनती है, सॉरी हनी बी तो शायद की मक्खी होती है, यहाँ पे हनी की एग्जांपल आपकी आ जाएगी। इसके अलावा आप दूसरा फ्लूइड कौन सा लेंगे जो इजीली क्या करें, जिसकी स्मॉल हो कोफिशिएंट, जिसका ईटा स्मॉल हो बेसिकली, मतलब वो जो फ्लो कर रहा हो आपका फ्लूइड वो इजीली फ्लो कर सके तो उसका स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ ईटा आएगा। इसमें एग्जांपल अगर आपने लेनी है तो इसमें सबसे आसान एग्जांपल वाटर की आएगी। यहाँ तक आपको सब बातें समझ आ गई हों। इसके अलावा आपने याद रखना है जो गैस होती है उसकी विस्कोसिटी नॉन ज़ीरो होती है, ज़ीरो नहीं होती। अभी हमने पीछे जब ये एयर की बात की थी तो एयर में भी हमने देखा था विस्कोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, कम थी लेकिन थी ज़रूर, ठीक हो गया।
और आपने ये भी याद रखना है कि जैसे एयर होती है, देखें उसकी विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू बहुत कम है जो हमने यहाँ देखी, एयर की 0.019 देखी। लेकिन देखें वो इंक्रीज़ कब कर जाती है, इंक्रीज़ तब करती है जब ऑब्जेक्ट उसमें से तेज़ी से गुजर रहा हो। जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हैं या बाइक पे बैठे हैं, जितनी आपकी स्पीड तेज़ होगी आपको हवा उतनी ही ज़्यादा लग रही होगी, ऐसा ही है। लेकिन अब आपने याद रखना है, आप उसमें से फ़्लो तो कर जाएंगे लेकिन आपको कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस का सामना करते रहेंगे आप, एक रेजिस्टेंस का सामना। अब वो जो रेजिस्टेंस होगी, वो जो फोर्स लग रही है आपके ऊपर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उस फोर्स का भी एक नाम है। उसको नाम बेसिकली क्या दिया गया है? ड्रैग फोर्स का। उस फोर्स का आपने क्या नाम देना है? ड्रैग फोर्स का। अब ड्रैग फोर्स क्या होती है? ड्रैग फोर्स आपने याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूइड में तो एक्सपीरियंस करता है फ्रिक्शन। जैसे अभी मैंने आपको एयर की एग्जांपल दी कि गाड़ी में या बाइक पे आप बैठ के जा रहे हो तो आपको एयर फ्रिक्शन फील होती है जो आपके चेहरे पे और जिस्म पे लग रही होती है। इस फोर्स को आप क्या कहेंगे? ड्रैग फोर्स। अब ये जो ड्रैग फोर्स होती है आपने याद रखना, ये बिटवीन होती है ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड, जिसमें से आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। इसको मतलब हम लिख लें, ड्रैग फोर्स acts between object and the fluid and hinders the motion of object। मीन्स जब आप इसमें से मूव करते हो तो ये जो फोर्स, ड्रैग फोर्स लग रही होती है, ये कोशिश करती है आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे। अगर गाड़ी आपके आगे की तरफ जा रही है तो वो कोशिश करेगी पीछे की तरफ धकेलने की, या बेसिकली आप क्या कर सकते हो? बैंड करने की। अब इसको ओवरकम करने के लिए आप देखते हो हवाई जहाज़ की भी शेप फ्रंट से फिश की तरह बनाई जाती है, एक नोकीली शेप बनाई जाती है, ताकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो टकरा के टॉप साइड ऑफ एयर के, क्या कहते हैं, प्लेन के, वो लेफ़्ट राइट क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आपको पता है ये जो चीज़ है ड्रैग फोर्स, ये डिपेंड करेगी कुछ कुछ चीज़ों पर। अब ये डिपेंड किस किस पे करेगी? ऑब्जेक्ट की शेप पे। अब गाड़ियाँ आपको पता है तेज़ रफ्तार होती हैं, ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन का आपने नाम सुना है, उसे शेप भी बुलेट की तरह दी जाती है। उन्हें पता होता है इसने बहुत तेज़ मूव करना है, तो एयर फ्रिक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी, यानी ड्रैग फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसकी शेप ही कैसी बनाते हैं? नोकीली सी है। अब देखते हैं कुछ इस तरह की ट्रेन वगैरह बनी होती है जो बुलेट ट्रेन होती है बेसिकली, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आप एरोप्लेन की भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी भी शेप कुछ इसी तरह की ही होती है। यानी डिपेंड ये करता है ऑब्जेक्ट की शेप पे। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करती है मटेरियल पे कि कौन सा मटेरियल है। अगर आपको पता है हल्का मटेरियल होगा तो हवा उसे अपने साथ ही उड़ा के ले जाती है। इसके अलावा स्पीड पे, गाड़ी की स्पीड जितनी कम होगी ड्रैग फोर्स उतनी ही कम होगी। इसके अलावा गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। चौथी चीज़ होती है फ्लूइड विस्कोसिटी की। फ्लूइड विस्कोसिटी पे क्यों डिपेंड करती है? अगर पानी के अंदर देखें कोई ऑब्जेक्ट है या इंसान ही तैर रहा है तो उसे पानी रेजिस्टेंस तो देगा लेकिन वो फिर भी पानी में से तैर लेगा। इन केस वो किसी ऐसी चीज़ में तैरने की कोशिश करे जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको पता है उसको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी उस ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि वो उसे कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी? रोकती रहेगी। अब आते हैं स्टोक लॉ पे। स्टोक लॉ क्या है? ये कहता है इट स्टेट दैट द ड्रैग फोर्स एफ of a sphere of radius r moving slowly with the velocity v through a fluid of viscosity eta n is given by the relation known as Stokes law। यानी स्टोक्स लॉ ने कहा कि जो f है वो बराबर है 6 पाई ईटा r इंटू वी के। वो कह रहा है स्टेट के जो ड्रैग फोर्स है ना f, वो क्या होती है? ड्रैग फोर्स एफ ऑफ द सफ़ेयर ऑफ रेडियस, जो रेडियस आर सफ़ेयर की ड्रैग फोर्स एफ, जो वो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ किसी मटेरियल जिसकी विस्कोसिटी एन है। तो रिलेशन स्टोक्स लॉ ने हमें कुछ ये दिया, और इसमें हमें पता चल रहा है कि हाई स्पीड फोर्स जो होगी नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड।
यानी एट हाई स्पीड पे जो आपकी फोर्स होगी वो लॉन्गर, ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी, सिंपली प्रोपोर्शन टू द स्पीड के। ये आपने याद रखना है। मींस ड्रैग फोर्स आपको लगेगी, जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे आप ऑब्जेक्ट की ड्रैग फोर्स भी उतनी ज़्यादा ही होती जाएगी। ये था आपका पहला टॉपिक और इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। होप सो आपको ये समझ आया होगा।